नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट जो 2 फरवरी 2025 को शाम को हुआ था, उसको पेपर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में, वो था किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स डेटा इन अ स्वैप फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव। तो ये होती है आपकी रैम। इसमें क्या होता है, जब रैम आपकी फुल हो जाती है तो वो क्या करती है, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो रैम अपना जो डेटा होता है वो थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर कर देती है हार्ड डिस्क में। तो उससे क्या होता है, उसके पास जो है वो एम्प्टी स्पेस बच जाता है। तो नई डेटा के लिए उसके पास स्पेस बच जाता है। इसे ही जो है वो डेटा स्वैप कहते हैं या स्वैपिंग मेमोरी कहते हैं। तो ये जो डेटा स्वैप फाइल है वो कौन करता है, वो करती है रैम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें जो पहला ही कथन था यही गलत था। पहला कथन था कि कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा होता है। तो कीबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं होता है। सिस्टम यूनिट का जो हिस्सा होता है वो जो भी चीज़ आपको, जो सीपीयू वाला जो बॉक्स होता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वही जो है वो सिस्टम यूनिट का पार्ट होती है। अब जैसे क्या-क्या एग्ज़ामपल हो सकता है, तो जो आपकी सीडी रोम होती है, इसका जो केस होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई, अब तो नहीं लगती लेकिन पहले लगती थी। डेटा केबल्स हो गए, मदरबोर्ड हो गया आपका, मदरबोर्ड के बाद जो छोटा एक बोर्ड होता है, डॉटर बोर्ड बोलते हैं, वो हो सकता है। इनपुट-आउटपुट यूनिट हो गई, सीपीयू फैन हो गया, केस फैन हो गया, पावर केबल हो गया और पावर सप्लाई। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जो है सिस्टम यूनिट का हिस्सा होती हैं और बाकी कीबोर्ड और माउस ये सब चीज़ें नहीं होती। अगला प्रश्न है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? रॉबिन शेड्यूलिंग है, ये एक प्रीएम्प्टिव टाइप की शेड्यूलिंग है। इसमें क्या होता है, प्रीएम्प्टिव जो है किसी टास्क के लिए एक सर्टेन टाइम जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर वो जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा टाइम अगर वो यूज़ कर रही है तो क्या करते हैं, उस प्रोसेस को वापस पीछे भेज दिया जाता है, उसको मतलब होल्ड पे रख दिया जाता है और जो नेक्स्ट लाइन में होती है जो प्रोसेस उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये होती है एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा संदेश की अखंडता, इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? तो डेटा की इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए यानी कि जो डेटा है सत्यापित करता है डिजिटल सिग्नेचर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो ये जो चीज़ें होंगी ये आएगी साइबर एथिक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है टाइम एक्सीडेड टाइप 11, ये एरर होती है उसमें। इंटरकनेक्टेड पाथ टाइप 6 ये जो है ये एरर जो है वो आईसीएमपी वाले में नहीं होती। आईसीएमपी क्या होता है? तो ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है और ये जो इंटरनेट की जो नेटवर्क लेयर है, जो अगर आपने ओसीआई मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें जो नेटवर्क लेयर होती है उस पे काम करता है। और ये मोस्टली जो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे कि आपका राउटर हो गया, उनके ऊपर ये वर्क करता है। इसमें जो टाइप ऑफ एरर आती है वो कौन-कौन सी हुई? तो एक टाइप 0 होती है जो इको रिप्लाई करती है, टाइप 3 डेस्टिनेशन अनरीचेबल को बताती है, टाइप 5 रीडायरेक्ट मैसेज को बताती है, टाइप 8 इको रिक्वेस्ट को बताती है, टाइप 11 टाइम एक्सीडेड को बताती है और टाइप 12 जो है वो बताती है पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम है। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो मान्य नहीं है वो होगा इंटरकनेक्ट पाथ टाइप 6। अगला प्रश्न था, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह बन जाता है। तो जब एक मेल सर्वर किसी दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है, फॉरवर्ड करता है तो उसको बोलते हैं एसएमटीपी क्लाइंट। तो वो एक क्लाइंट बन जाता है दूसरे मेल सर्वर के लिए। एग्जांपल में देखिए, तो जैसे यहाँ से आपका कोई डिवाइस है, आपने जो है मैसेज किया या मेल किया एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, आपने भेजा सर्वर को, तो ये जो सर्वर है ये जब दूसरे सर्वर को भेजेगा मेल, तो ये जो पुराना वाला पहला वाला सर्वर है ये एक क्लाइंट बन जाएगा। एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय यानी कि सेम टाइप के डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका कारण दिया है, एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित यानी इंडेक्स्ड तरीके से संग्रहित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मगर इन दोनों का एक जो है वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो है ये अभिकथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी जो भंडारण क्षमता है वो आपकी डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करती है, बाकी चीज़ों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन-सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कमांड फॉर्मेटिंग पैराग्राफ को हटाने के लिए है कंट्रोल प्लस क्यू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन किसी के विचार या आविष्कार को चुराकर उसे अपने लाभ के उपयोग करने से संबंधित नहीं है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट ये भी है, पायरेसी ये भी है, प्लेजरिज्म भी है, इसको बोला होता है किसी चीज़ की कॉपी करना। जो डी ऑप्शन है कॉपी एस्केप, ये जो है वो 12 में ये चोरी करने से बचाने के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, ये यूज़ करा जाता है कॉपी एस्केप कंटेंट पब्लिशर के द्वारा टू डिटेक्ट केसेस ऑफ कंटेंट फ्रॉड इन व्हिच ओल्ड कंटेंट इज़ रीपैकेज्ड एंड सोल्ड एज़ न्यू कंटेंट। तो कोई अपना जो आपका पुराना जो कंटेंट है उसको नए तरीके से उसको प्रेज़ेंट ना करते, तो उसके लिए करते हैं कॉपी एस्केप। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी 404 त्रुटि एरर शब्द क्या दर्शाता है? तो ये जो 404 एरर आता है, ये दिखाता है कि जो सर्वर है उस पर अनुरोधित वो उसमें उपलब्ध नहीं है।
तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने, व्यक्तिगत हस्ताक्षर या लेबल बनाने की अनुमति देता है? तो ये सब होते हैं मेल मर्ज जो आपका है उसके अंदर, मेल मर्ज ऑप्शन के अंदर ये सब आपको मिल जाएँगे। जैसे आपको लेटर मिल जाएगा, ईमेल मैसेज मिल जाएगा, एनवेलप मिल जाएगा, लेबलिंग हो जाएगा, डायरेक्टरी हो जाएगा, ये सब आपको मिलते हैं मेल मर्ज ये आपके ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, एक्सेल फार्मूलों में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? ये जो डॉलर चिन्ह दिखा रहा है, ये दिखाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को। ये एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपके अलग-अलग सेल्स में जो चेंज नहीं रहती है। अगला प्रश्न है यूपीजीके से, सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना वर्ष में करी गई थी। तो इसकी स्थापना करी गई थी 1789 में, और कहाँ की गई थी? लखनऊ में। सीएसआईआर एनबीआर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1789 में अवध के तत्कालीन नवाब सआदत अली खां द्वारा एक शाही उद्यान के रूप में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो बरुआ सागर किला जो है वो राजा उदित सिंह के द्वारा बनाया गया था, और कब? तो 1705 से 1707 के बीच में। और ये कहाँ के राजा थे? तो ये ओरछा के राजा थे, राजा उदित सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो नौचंदी मेला कहाँ होता है? तो नौचंदी मेला होता है मेरठ में। कुछ और मेले जो है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो पशु मेला कहाँ होता है? तो बटेश्वर का पशु मेला वेरी फेमस। फिर है ध्रुपद मेला कहाँ होता है? तो वाराणसी का ध्रुपद मेला है। गोविंद साम मेला ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये होता है आपका अम्बेडकर नगर में। फिर माघ मेला कहाँ होता है? तो माघ मेला होता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कुछ और देखते हैं, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कंपिल मेला या कंपिल मेला इसको कहते हैं, ये फर्रुखाबाद में होता है। बटेश्वर मेला कहाँ होता है? तो आगरा का बटेश्वर मेला बहुत फेमस है। और ददरी मेला जो है ये कहाँ पे होता है? तो ददरी मेला आपका हो गया बलिया में, ददरिया मेला हो गया आपका बलिया में होता है ददरी मेला। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो सीमेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? वो है चूना पत्थर। और चूना पत्थर कहाँ पाता है पाया जाता है? यूपी में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। और कौन सी जो जगह है जो आपकी सीमेंट कारखाने के लिए फेमस है? तो वो है चुर्क और डाला। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे जहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर हो उसको सबसे पहले रखना है, और हाईएस्ट वाली को सबसे आगे रखना है। तो इसमें देख लेते हैं, मैनपुरी, आजमगढ़, बहराइच और बाराबंकी दिया गया है। इसमें मैनपुरी की जो है वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगी 75.99, आजमगढ़ की 70.93 है, बाराबंकी की 61.75 और बहराइच की सबसे कम है वो है 49.36। अगर ओवरऑल पूछे सबसे कम जो है साक्षरता दर कहाँ किस जिले की कम है, तो वो हो जाएगा आपका श्रावस्ती। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न था, अरोरा बांध उत्तर प्रदेश की नदी पर और जिले में बनाया गया। तो नदी पूछा है किस नदी पर है अरोरा बांध और किस जिले में है? तो अरोरा बांध जो है वो मिर्जापुर में गरई नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? तो इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई थी। पहले थी वृहद श्रेणी जो कि 50 से लेके 200 करोड़ के बीच में थी, यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा और 200 करोड़ से कम आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप आएंगे वृहद श्रेणी में। फिर थी मेगा श्रेणी, इसमें थी 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में। नेक्स्ट है सुपर मेगा श्रेणी, ये थी 500 करोड़ से 3000 करोड़, और अगर आप 3000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो हो जाएगी आपकी अल्ट्रा मेगा श्रेणी। तो इसमें पूछा है कि मेगा श्रेणी के बारे में, तो मेगा श्रेणी हो जाएगी 50 से 200 करोड़ के बीच में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समृद्ध संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना प्रतिशत योगदान देती है? तो इसका जो ऑप्शन है ये ई होना चाहिए, क्योंकि जो पहले जो था तमिलनाडु था दूसरे नंबर पे, अब उत्तर प्रदेश हो गया था दूसरे नंबर पे तमिलनाडु को हराकर। तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी में जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो है 9.2% अब हो गया है, और इससे आगे सिर्फ महाराष्ट्र है, हमसे आगे सिर्फ महाराष्ट्र है, इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 15.7%। तो यूपी है वो दूसरे नंबर पे हो गया जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, और कितना करता है 9.2% करता है। तो इसमें 2 के साथ 9 कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान करें। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा की जो कृति है वो है दीपशिखा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं? तो गोमती नदी के बेसिन में कौन-कौन से जिले आते हैं देखते हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं ये गोमती बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, लखनऊ, शाहजहांपुर और हरदोई। अगला प्रश्न था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो इसमें जो ये आपके वाल्टर मॉर्गन थे ये तो सबसे पहले थे, तो ये नहीं होगा।
और बाकी में इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो जो अंतिम थे वो थे जॉन थॉम थे, ये 37 में बने थे और उसके बाद 37 से 1941 तक ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले थे वाल्टर मॉर्गन, ये 1866 में बने थे और 1871 तक रहे थे। फिर थे रॉबर्ट स्टुअर्ट 1871 से 1884 और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेंगे जॉन गिब थूम, ये थे 1937 से 1941 तक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो क्षेत्र लेवल की होती है यानी ब्लॉक लेवल की होती है उनका अध्यक्ष होता है वो होता है ब्लॉक प्रमुख। अगला प्रश्न है अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है 1920 में रूर यानी प्रतापगढ़ में इसका गठन हुआ था, ये सही है। किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी, ये भी सही है। नजराना और बेकार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया था इसमें, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया और उन्होंने इस मुद्दे का समर्थन भी किया था, तो ये भी सही है। तो पांचवा ऑप्शन है इसमें कि वी चरण सिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ये गलत है। इसकी जो स्थापना थी तो अवध किसान सभा की जो स्थापना थी वो 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, जबकि 5वां जो वो है स्टेटमेंट वो गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 4 ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, इनमें से एक है तो बिल्किस बानो केस इसमें नहीं है। नेक्स्ट है आपका तारकेश्वर केस, ये भी नहीं होगा। बिल्किस बानो केस तो है ये गुजरात हाईकोर्ट का है। आधार केस हो सकता है क्योंकि 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधार के ऊपर एक दिया था कि जो आधार की जो एंट्रीज होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है और जो एंट्रीज होती है वो जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो नहीं माना जाएगा क्रिमिनल केसेस में। तो ऐसा डिसीजन दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में, मगर इस डिसीजन को जो है वो पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका सी, आधार केस हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम है, ये 1999 में पारित किया गया था। और इसमें किया गया था तो जो उत्तर प्रदेश की जो विद्युत कंपनी थी उसको 3 कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें पहले बनाई गई थी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कि यूपीआरवीयूएनएल है, ये उत्पादन करने के लिए है। दूसरी है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाई गई थी यूपीपीसीएल, ये विद्युत का वितरण करने के लिए बनाई गई। और तीसरी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीटीसीएल जो कि विद्युत के पारेषण के लिए बनाई गई थी। तो क्या किया गया था 3 नई जो है कंपनियों को जो है उसमें बना दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है, तो कौन सा है? वो है नेशनल वाटरवेज 1, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये वाराणसी से होते हुए आता है हल्दिया में, वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है भारत की मानक यामयोत्तर डैश है यह कहाँ से गुजरती है? तो जो मानक यामयोत्तर है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय आईएसटी की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटाघर से 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें परीक्षा बांध है, ये बेतवा नदी पर झांसी पर है। बगला बांध जो ये प्रयागराज में है और फिर है भैंसोरा बांध, ये भी चंदौली में है। ये इसमें डी ऑप्शन है बदुआ बांध, ये है, ये यूपी का नहीं, ये बिहार का है। अगला प्रश्न है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन को किस स्थापत्य शैली का बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इंडो सार्वसैनिक शैली। अभी इंडो सार्वसैनिक शैली क्या है? इसमें सबका अमलगमेशन है, इसमें मतलब सारी शैलियों को मिला दिया गया है। इसमें कौन-कौन सी है? इसमें आपकी इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर तो आता ही जो हमारा स्थापत्य कला है, हमारी भारतीय जो पुरानी स्थापत्य कला है, उसमें इन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिलाया है, फिर नियो गॉथिक भी मिलाया है। नियो गॉथिक ये आपका जो विक्टोरियन एरा वाला कल्चर होता है जिसमें काफ़ी जो है वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर एंड नियो क्लासिकल स्टाइल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन, तो इन सबको मिला के एक नई जो आर्किटेक्चर श्रेणी बनाई गई जिसको बोलते थे इंडो सार्वसैनिक श्रेणी। अगला प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था ई गवर्नेंस पहले को उनके उद्देश्यों से मिलाइए। तो ई गवर्नेंस पहल को उनके उद्देश्यों से मिलाना है। पहली है भूलेख, तो भूलेख का कार्य किस लिए होता है? भूलेख का होता है खरीदारों और विक्रेताओं के लिए जो भूमि कृषि भूमि से संबंधित हो, तो ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है माइन मित्र, माइन यानी कि खदान, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए खनिज प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, तो बी का हो जाएगा 1। ए का 2, बी का 1, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। सेवा मित्र दैनिक कार्य घरेलू सेवाओं के लिए कुशल पेशेवरों को स्वास्थ्य सशक्तिकरण प्रदान करना, ये सेवा मित्र जो पोर्टल उसका काम है। नेक्स्ट है कोषवाणी, इसमें क्या काम है? तो इसका है राज्य में वित्त गतिविधियों को जानकारी देना, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का जो है 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर और यूपी जीके से रिलेटेड जितने भी जूनियर एनालिस्ट में क्वेश्चन आए थे वो थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।